हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक रिटायर्ड पुलिस वाला अपनी लापता बेटी को ढूंढने में लग जाता है, मगर जब सच सामने आता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। कहानी बड़ी कंफ्यूज है, तो कोशिश करता हूँ आसान शब्दों में आपको समझाने की। फिर भी दिमाग खराब हो जाए तो पहले से सॉरी। अकीको कभी पुलिस डिटेक्टिव था, मगर डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से उसे अपना जॉब खोना पड़ा था। उसने अपनी ही वाइफ के लवर को जान से मारने की कोशिश की थी। इस हादसे के बाद उसने अपनी वाइफ किमिको और बेटी कनेको को छोड़ दिया था। वाइफ की बेवफाई ने उसे शराबी और गुस्से वाला बना दिया था। सालों गुजरे, मगर उसने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो दोनों कैसी है। अकीको अब सिक्योरिटी ऑफिसर का काम करता है, मगर वो डिप्रेशन का शिकार हुआ है। अकीको ऐसा इंसान था जिसके कोई सपने नहीं थे, सिर्फ यादें थी, वो भी बुरी। तभी न्यूज आती है, शहर के एक स्टोर में 3 लोगों की हत्या की गई है। पुलिस को शक है कि इन हत्याओं का कनेक्शन अकीको से है, तो वो उसे पूछताछ के लिए बुलाती है। मगर अकीको उन तीनों हत्याओं के बारे में कुछ नहीं जानता, तो उसे छोड़ दिया जाता है। इस केस की तहकीकात असाई नाम का एक पुलिस ऑफिसर कर रहा है। दरअसल मर्डर किए गए ये तीनों लोग अकीको की बेटी कनेको के दोस्त थे। तभी उसे उसकी वाइफ किमिको का फोन आता है कि कनेको 2 दिन से गायब है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो वो चाहती है कि बाप होने के नाते अकीको अपनी बेटी को ढूंढे, क्योंकि अकीको पहले पुलिस डिटेक्टिव रह चुका है। किमिको को लगता है कि कनेको को किडनैप किया गया है, तो अब अकीको अपनी बेटी की खोज में निकल पड़ता है। अकीको कनेको की रूम की तलाशी लेता है, तो उसे एक बॉक्स में ड्रग्स मिलते हैं। जाहिर है कनेको को ड्रग्स की लत लगी थी। वहाँ मिली मेडिसिन से पता चलता है कि कनेको एंजाइटी की मेडिसिन भी लिया करती थी। अकीको वाइफ से कहता है कनेको कहीं पे जॉब भी नहीं करती थी, तो उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए जो उसका वार्डरोब डिजाइनर कपड़ों से भरा है। अकीको को कनेको की रूम में कुछ फोटोज मिलते हैं, जिसमें वो एक लड़के के साथ दिखाई दे रही है, मगर किमिको इसके बारे में कुछ नहीं जानती। अब कहानी 3 साल पीछे जाती है, जब कनेको हाई स्कूल में पढ़ा करती थी। तब हाई स्कूल के कुछ लड़के कनेको की क्लास में पढ़ने वाले साइगोन नाम के लड़के को बुली किया करते थे। तब कनेको ही एक ऐसी थी जो इस साइगोन के साथ हमदर्दी से पेश आती थी। कनेको की हमदर्दी से साइगोन उसकी तरफ खींचता चला गया। कनेको की वो हंसी उसे पागल करती गई। तो अब अकीको कनेको की हाई स्कूल जाके उसकी क्लासमेट मीशा से तहकीकात करता है। मीशा बताती है कि कनेको के दोस्त अलग थे, उसकी दोस्ती हाई स्कूल के बाहर कुछ लड़कों से थी। अकीको उन्हें कनेको की रूम में मिले फोटो दिखाता है, मगर फोटो में दिख रहे लड़के को दोनों नहीं पहचानती। वो दोनों से पूछता है कि कनेको को ड्रग्स कौन सप्लाई करता था। वो सुन के मीशा उल्टा उससे कहती है, इसका मतलब है तुम अपनी लड़की को नहीं पहचानते। मीशा के साथ वाली दूसरी लड़की गोल्डी बार बार पानी पीते हुए नजर आती है। अकीको समझ जाता है उसे नशे की लत लगी है। वो गोल्डी को ड्रग्स का लालच देके उससे कनेको के बारे में जानने की कोशिश करता है, तो मीशा उस पे गुस्सा होकर गोल्डी को लेके वहां से निकल जाती है। अब अकीको उस साइकेट्रिस्ट से मिलता है जिससे कनेको ट्रीटमेंट ले रही थी। डॉक्टर कहता है कि कनेको को एंजाइटी का प्रॉब्लम था, तो मैंने उसे सिर्फ नींद की गोलियां लिख के दी थी। मगर डॉक्टर के चेहरे से लगता है कि वो कुछ छुपा रहा है। वो अकीको से कहता है जब पेरेंट्स में प्रॉब्लम होते हैं तो वो प्रॉब्लम उनके बच्चों में आ जाते हैं। अब अकीको किमिको के साथ जाके कनेको की स्कूल की सहेलियों से मिलता है। किमिको वही फोटो उन लड़कियों को दिखाती है। वो लड़कियां तुरंत उस लड़के को पहचान जाती है। वो बताती है कि उस लड़के का नाम ओगाटो था, जिसने 8वीं कक्षा में स्कूल की छत से कूद के सुसाइड की थी। स्कूल में कनेको और ओगाटो के पैर के चर्चे भी हुए थे। उस वक्त नाओमी कनेको की खास दोस्त थी, तो वो शायद ज्यादा कुछ जानती होगी। स्कूल के एनुअल डायरी में अकीको को नाओमी और मात्सुंगा के फोटो दिखाई देते हैं। लड़के बताते हैं कि मात्सुंगा गुंडा किस्म का लड़का था। अब कहानी फिर से 3 साल पीछे जाती है, जहाँ साइगोन अब पूरी तरह से कनेको के पैर में डूबा हुआ है। वो जान चुका है कि कनेको ओगाटो से बहुत प्यार करती थी। वो उसकी मौत कभी भुला नहीं पाई। साइगोन चाहता है कनेको उससे उसी तरह प्यार करे जिस तरह वो ओगाटो से प्यार करती थी, तो वो कनेको के करीब जाने की कोशिश करने लगता है। एक दिन वो हाई स्कूल आया तो सब उससे डरने लगे थे। उसे बुली करने वाले तो उसे देख के कांपने लगे थे। ये अचानक बदलाव कैसे हुआ? तो उसे पता चला कनेको ने मात्सुंगा से कहकर उन बुली करने वाले लड़कों की पिटाई की थी। कनेको का मात्सुंगा से चक्कर चल रहा है, ये सुन के साइगोन का दिल टूट गया था। अब जैसे जैसे कनेको का कैरेक्टर सामने आने लगता है, अकीको समझ जाता है वो उसकी लड़की को जानता नहीं था। तो अब वो स्कूल की वाइस प्रिंसिपल मटीजो से मिलता है। मटीजो बताती है कि मुझे भी एक लड़की है, तो मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ, मगर स्कूल से पास आउट होने के बाद मेरी कनेको से मुलाकात नहीं हुई। मटीजो बताती है जब ओगाटो ने सुसाइड की थी तो कनेको ने उस बात के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया था।
अकीको समझ जाता है इस बात ने कनेको को ड्रग एडिक्ट बना दिया होगा। मटीजो बताती है नाओमी उसे ड्रग्स दिया करती थी। वो मात्सुंगा जैसे गुंडे लड़के के संगत में रहने लगी थी। गुस्सा होकर अकीको मटीजो से कहता है स्कूल में बच्चों को ड्रग्स सप्लाई किया जाता है और वाइस प्रिंसिपल को पता नहीं। अब अकीको डिटेक्टिव असाई को मात्सुंगा का फोटो भेजता है। असाई बताता है कि स्टोर में जिन 3 लड़कों की हत्या हुई वो इसी मात्सुंगा के गैंग के मेंबर थे। अकीको कंफर्म हो चुका है कि मात्सुंगा ही उसकी बेटी के लापता होने के पीछे है। वो किमिको से कहता है कि तुम्हारी लड़की गैंग के साथ घुमा करती थी, ड्रग्स लेती थी और तुम क्या बॉयफ्रेंड के साथ बिस्तर गर्म करती थी। तो अब फ्रस्ट्रेट होकर अकीको किमिको से जबरदस्ती संबंध बना के अपनी इतने सालों की भड़ास बाहर निकालता है, जिस बात पर किमिको उसे घर से बाहर निकाल देती है। वो अकीको से कहती है तुम जानवर बन गए हो, इंसान नहीं रहे। अब अकीको मात्सुंगा के घर पहुंचता है और किमिको का गुस्सा मात्सुंगा की माँ पे निकालता है। वो उससे कहता है कि बच्चे बिगड़ते हैं तो उसकी जिम्मेदार उनकी माँ होती है। वो बाहर आता है तो देखता है मात्सुंगा उसकी कार में उसी का इंतजार कर रहा है। मात्सुंगा के लड़के अकीको की जम के पिटाई करते हैं। वो उसे अपने अड्डे पे लेके जाते हैं कि तभी याकुजा गैंग उन पे हमला करके उन्हें मार देती है। वो लोग मात्सुंगा को किडनैप करते हैं। असाई अकीको से कहता है कि वो लोग मात्सुंगा को नहीं तुम्हारी बेटी को ढूंढ रहे थे, वो इस हत्याकांड की जिम्मेदार है। मगर दोनों नहीं जानते कनेको ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से याकुजा उसे ढूंढ रहे हैं। अब अकीको फिर से कनेको की क्लासमेट मीशा से मिलता है। वो उससे कहता है तुम सब चर्सी लोगों का ग्रुप है, तुम्हें जरूर पता होगा कनेको कहाँ छुप के बैठी है। मीशा अकीको से कहती है वो तुम्हारी ही बेटी है जो हाई स्कूल के लड़के लड़कियों को चर्सी बनाने का काम करती है। इतना ही नहीं, ड्रग्स का लालच देके वो हाई स्कूल की लड़कियों से धंधा भी करवाती है। तुमने बेटी को नहीं शैतान को जन्म दिया है। अब कहानी फिर से 3 साल पीछे जाती है। कनेको के प्यार में पागल साइगोन उसकी तरफ खींचता चला जाता है। कनेको उसे अपने घर पे लेके आती है और उसे कल होने वाली मात्सुंगा की पार्टी का इनविटेशन देती है। इस बहाने कनेको के करीब जाने को मिलेगा, यही सोच के साइगोन तैयार होता है। कनेको जान चुकी है साइगोन ओगेटो की जगह लेना चाहता है। दूसरे दिन कनेको साइगोन को मात्सुंगा की बर्थडे पार्टी में लेके जाती है। वो साइगोन की ड्रिंक्स में नशे की गोलियां मिलाती है। उसके नशे में होने का फायदा उठा के न जाने कितने लोग साइगोन पे एक के बाद एक दुराचार करते हैं। दूसरे दिन साइगोन को जब इस बात का एहसास होता है तो उसके सर से प्यार का भूत उतर जाता है। वो समझ जाता है जो उसके साथ हुआ वही ओगाटो के साथ हुआ था, जिसके लिए उसने सुसाइड की। प्यार का लालच देके साइगोन को लूटा गया था। अब वो कनेको से बदला लेने की ठान लेता है। वो कनेको के घर की तरफ दौड़ता है तो रास्ते में नाओमी उसे उठाती है और उसे उसके दुराचार वाले फोटो दिखा के धमकाती है कि अगर उसने मुंह खोला तो वो उन्हें सोशल मीडिया पे अपलोड करेगी। इस बात से साइगोन के दिल में बदले की आग और भड़क जाती है। यहाँ याकुजा अकीको पे हमला करता है और उससे कनेको का पता जानने की कोशिश करता है। अकीको जानना चाहता है कि उसे कनेको क्यों चाहिए। याकुजा उससे कहता है तुम्हारी बेटी से गंदी चीज इस दुनिया में दूसरी नहीं, जैसा बाप वैसी बेटी। वो अकीको से कहता है पहले मैं तुम्हारी बेटी को मारूंगा फिर तुम्हें। दूसरे दिन मीशा अकीको को एक चाबी देती है जो स्टेशन के लॉकर की है। मीशा बताती है कि गोल्डी और उसके ग्रुप के 3 लड़के प्रोस्टिट्यूशन रिंग का पर्दाफाश करने पुलिस के पास गए थे। उनके पास उसके सबूत थे, मगर उन 3 लड़कों के मर्डर हुए। गोल्डी डर के मारे गायब हुई। भागने के पहले उसने मुझे चाबी दी। ये वही 3 लोग हैं जिनके मूवी की शुरुआत में मर्डर हुए। वो 3 लोग गोल्डी और कन्याको, इन 5 लोगों का ग्रुप था। उनमें एक फोटोग्राफर भी था। यहाँ पता चलता है कि गोल्डी की जिंदगी बर्बाद करने के पीछे भी कन्याको ही थी, मगर गोल्डी कन्याको को अपनी गॉडेस मानती थी। वो उससे इतनी प्रभावित थी कि वो कन्याको के लिए ना सिर्फ ड्रग्स बेचती थी बल्कि अपना बदन भी बेचती थी। जब उन 3 लड़कों के हत्या की खबर कन्याको ने सुनी तो वो समझ गई अगला नंबर उसका है। उसने ये चाबी गोल्डी को दी। तो अब अकीको गोल्डी से मिलने का फैसला करता है। दोनों गोल्डी की रूम पहुंचते हैं तो देखते हैं किसी ने गोल्डी का मर्डर कर दिया है। असाई अकीको से कहता है तुम जहाँ जाते हो मर्डर होते हैं। अब अकीको स्टेशन जाके वो लॉकर खोलता है तो उसमें कुछ निगेटिव्स और फोटोज होते हैं। फोटोज में नाबालिग लड़के लड़कियों के साथ दुराचार करते कुछ लोग दिखाई देते हैं। उसी में कुछ फोटोज ओगाटो की भी है तो कुछ फोटोज में उसे वो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर स्कूल की कुछ लड़कियों के साथ बिस्तर में दिखाई देता है। अकीको वो फोटोज छोड़ के बाकी फोटो असाई के पास भेजता है और वो फोटो में दिख रहे और एक बूढ़े के बारे में उससे पूछता है। असाई बताता है उस बूढ़े का नाम चोई है। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन और ठरकी इंसान है। हो सकता है उसी ने कनेको को मारने की सुपारी याकुजा को दी हो। शायद इन फोटो के जरिए कनेको इस चोई को ब्लैकमेल कर रही थी। अकीको असाई से कहता है कि उसे गोल्डी का कॉल रिकॉर्ड चाहिए क्योंकि शायद वो कनेको का पता जानती थी। असाई अकीको से कहता है उन 3 लड़कों का और गोल्डी का मर्डर याकुजा ने नहीं किया। मरने के पहले गोल्डी ने
पुलिस को कॉल लगाया था। अब अकीको उस साइकेट्रिस्ट के पास पहुंच जाता है जो कनेको पे ट्रीटमेंट करता था। वो उस डॉक्टर से पूछता है, स्कूल के बच्चों के साथ मजे करना ये क्या तुम्हारे ठरकी शौक है? डॉक्टर कहता है, मैं नहीं, तुम्हारी लड़की ठरकी है। उसने मुझे ललचा के इस ठरकीपन का आदी किया। उसने मुझसे कहा कि उसके डैडी यानी तुम भी उसके साथ सोते हो, तो उसे मेरे साथ सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे एक क्लाइंट चोई ने कनेको को मेरे पास भेजा था। कनेको चोई के अमीर बूढ़े दोस्तों को स्कूल की लड़कियां सप्लाई करने का काम करती थी। होटल एडन का 818 नंबर का कमरा उसकी अय्याशी का अड्डा है। तुम्हारी बेटी जेरेंटोफिलिया की बीमार है, जिसमें टीनेज लड़कियां मिडल एज मर्दों के साथ एंजॉय करना चाहती है। अब यहाँ एक राज खुलता है कि 5 साल पहले कनेको ने अकीको के साथ भी सोने की इच्छा दर्शाई थी। वो अपने डैडी से अपने तन की प्यास बुझाना चाहती थी, जिससे अकीको बहुत शौक हुआ था और डिस्टर्ब भी। उस वक्त अकीको का मन किया कि वो अपनी बेटी का गला दबा के उसे मार दे। अब अकीको को एहसास होता है कि उसकी बेटी किस हद तक गिर चुकी है। सचमुच उसने एक शैतान को जन्म दिया था। वो होटल एडन की तरफ निकल पड़ता है। तभी याकुजा के गुंडे उसे उठा लेते हैं। याकुजा उससे कहता है, चोई ने कनेको को ढूंढने का काम उस पे सौंपा है, तो उसे किसी भी हालत में कनेको चाहिए। याकुजा बताता है कि कनेको के पास चोई और उसके ठरकी दोस्तों की वो फोटोज और निगेटिव्स है जो कनेको ने अपने दोस्तों से क्लिक करवाए थे, जो अगर दुनिया के सामने आए तो चोई और उसके ठरकी अमीर दोस्तों का पोल दुनिया के सामने खुल जाएगा। याकुजा अकीको से कहता है, तुम्हारी बेटी ने अपनी मौत से पंगा लिया है। अकीको उससे कहता है, इसके पीछे उसकी बेटी नहीं मात्सुंगा है। उसी ने उसे नशे की लत लगा के पीम के धंधे में उतारा था। वही घायल पड़ा मात्सुंगा बताता है, मैं नहीं बल्कि कनेको मुझे कंट्रोल करती थी, जो उसके गायब होने के बाद मुझे पता चला। दरअसल कनेको ओगाटो से बहुत प्यार करती थी, मगर चोई ने ओगाटो को अपने ठरकीपन के लिए उठवाया। सारी रात चोई और उसके दोस्त ओगाटो पे दुराचार करते रहे और इसी वजह से ओगाटो ने सुसाइड की थी। कनेको अपनी बॉयफ्रेंड की मौत का बदला लेना चाहती थी, तो मुझसे दोस्ती का नाटक रचा के वो चोई तक पहुंच गई। चोई को फंसाने के लिए उसने अपनी स्कूल और हाई स्कूल की नाबालिग बच्चों को फुसलाया, उन्हें चोई और उसके बूढ़े दोस्तों के बेड तक पहुंचाया, फिर अपने दोस्तों से उनके उस हालत में फोटोज निकाले। इस तरह वो चोई और उसके ठरकी सर्कल के खिलाफ सबूत इकट्ठा करती रही। पूरे सबूत हासिल करने के बाद वो उन्हें पुलिस और प्रेस के हवाले करने वाली थी, मगर अब वो न जाने कहाँ है। याकुजा मात्सुंगा को मार देता है। याकुजा अकीको से कहता है, तुम्हारी बेटी ने सबसे बड़ी गलती ये की कि वो सबूत पुलिस को देने गई। उसे पता नहीं था खुद पुलिस चीफ सेंसुई भी प्रोस्टिट्यूशन रिंग चलाता है और चोई को नाबालिग लड़के लड़कियां सप्लाई करता है। गोल्डी के फोन से सेंसुई को कनेको के इरादों का पता चला। उसने गोल्डी और उन 3 लड़कों का मर्डर किया। सेंसुई ऐसा गंदा जानवर है जो अपनी चमड़ी बचाने के लिए अपने क्लाइंट्स को भी मार सकता है, तो चोई को डर है कि कहीं सेंसुई उसे ना मार दे। तुम्हारी बर्बादी को भी कहीं ना कहीं ये सेंसुई जिम्मेदार है। तुम उसे मार दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब कहानी 1 हफ्ते पीछे जाती है। बदले की आग में तड़प रहा साइगोन कनेको की तलाश में नाओमी के घर तक पहुंचा था। नाओमी से उसे पता चला कि कनेको मात्सुंगा के साथ होटल एडन में रहती है। साइगोन ने नाओमी का चेहरा काट के बदसूरत बना दिया और उसे छोड़ दिया। यहाँ अकीको सेंसुई के घर पे जाके फ्रस्ट्रेशन में उसकी वाइफ पे दुराचार करता है। फिर वो सेंसुई को कॉल करके एक जगह बुलाता है। अकीको सेंसुई की वाइफ से कहता है, ये तुम्हारे हस्बैंड के पाप है जो तुम भुगत रही हो। अब वो सेंसुई की वाइफ और उसके बेटे को हॉस्टेज बना के उस जगह पहुंच जाता है जहां उसने सेंसुई को बुलाया है, मगर बेदर्द सेंसुई अपनी ही वाइफ को मार देता है। अकीको को सेंसुई की कार की डिक्की में चोई की लाश दिखाई देती है, मतलब सेंसुई ने उसे भी मार दिया था। सेंसुई उससे कहता है, इस आदमी की वजह से मैं फंसने जा रहा था, अब तुम्हारी बारी है। अकीको और सेंसुई में काफी गन फायरिंग होती है, जिसमें सेंसुई पूरी तरह घायल हो जाता है। तभी असाई पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंच जाता है। अकीको तो भाग जाता है, मगर सेंसुई को अरेस्ट किया जाता है। मौका देख के असाई सेंसुई को मार देता है। अब अकीको होटल एडन के 818 नंबर के कमरे में पहुंचता है। उसे रूम की ड्रॉअर में खून से लथपथ कुछ हथियार मिलते हैं और कुछ फोटोज। 1 हफ्ते पहले कनेको की तलाश में साइगोन यहाँ पहुंचा था, मगर कनेको का प्यार भरा अंदाज देख के वो फिर से पिघल गया। वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि कनेको ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। कनेको का यही कहना था, जिंदगी खूबसूरत सपना नहीं होती, जिंदगी ऐसा डरावना सच है जो न चाहते हुए भी हमें फेस करना पड़ता है। वो ओगाटो को चाहती थी, मगर ओगाटो की मासूमियत उसकी दुश्मन बन गई। कुछ हैवानों ने उस पर दुराचार किया, जिनसे बदला लेना यही कनेको की जिंदगी का मकसद बन गया। कनेको ने साइगोन से कहा, तुम्हें मैंने एक लेसन दिया है। साइगोन सिर्फ एक ही बात चाहता था, कनेको उससे उतना ही बेइंतहा प्यार करे
जितना वो ओगाटो से करती थी। कनाको ने हंसते हुए उससे कहा, फिर तो तुम्हें मरना होगा, क्योंकि कनाको के हिसाब से मौत प्यार को बढ़ाती है। तभी पीछे से मात्सुंगा ने आके उसे मार दिया था। यहाँ अकीको को ड्रॉअर में मिले एक फोटो में एक लड़की का फोटो दिखता है। उसे याद आता है कि उसने उस लड़की का फोटो स्कूल की वाइस प्रिंसिपल मटीजो के टेबल पे देखा था। मतलब मटीजो की बेटी भी प्रोस्टिट्यूशन धंधे में फंसी थी और इस बात को मटीजो ने उससे छुपा के रखा। अब अकीको मटीजो से मिलता है। वो उससे कहता है, मेरी बेटी स्कूल की लड़कियों को ड्रग्स और प्रोस्टिट्यूशन की आदी कर रही थी। तुम्हारी लड़की भी उसकी विक्टिम है। तो अब सच्चाई बताओ, अमीर ठरकी बूढ़ों के बेड में तुम्हारी बेटी के फोटोज खींचे गए हैं, जिसकी जिम्मेदार कनाको थी और ये तुम जानती थी। कहानी अब 4 दिन पीछे जाती है। मटीजो को उसकी बेटी के पास सेलफोन मिला था जो उसे कनाको ने गिफ्ट किया था, जिनमें उसे कुछ लोगों के नंबर दिखे। कनाको ने मटीजो को बताया कि वो नंबर उन बूढ़े क्लाइंट के हैं जिनके साथ तुम्हारी बेटी बिस्तर गर्म करती है। वो सुन के मटीजो पूरी तरह शॉक हो गई थी। कनाको ने बताया कि उसने उसकी लड़की के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। कुछ घंटों में बहुत सारे पैसे मिलते हैं, जिससे वो ललचा गई। आखिर खूबसूरत शरीर होने का फायदा भी तो उठाना चाहिए। 13 साल की उसकी छोटी लड़की से कनाको धंधा करवा रही थी, जो मटीजो को सहन नहीं हुआ। इमोशन में आके उसने कनाको का मर्डर किया। मटीजो अकीको से कहती है, तुम्हारी लड़की ना सिर्फ शैतान थी बल्कि साइको भी थी। काश के तुमने उसे जन्म लेते ही मार दिया होता। अब मटीजो अकीको को उस जगह ले आती है जहाँ उसने कनाको को दफन किया था, मगर अब उस पूरी जगह स्नोफॉल की वजह से बर्फ फैला है, तो वो उस जगह को ढूंढ नहीं पाती। ड्रग्स के नशे में अकीको ये मानने को तैयार नहीं होता कि कनाको मर चुकी है। वो अपने हाथों से अपनी बेटी को मारना चाहता है, तो वो पागलों की तरह जमीन खोदते रह जाता है। दोस्तों, एक बटन ही तो दबाना है जो फ्री में है, फिर कंजूसी क्यों? आप वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब भी करो, हमारा हौसला बढ़ेगा। यकीन कीजिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, उसका हमें फल मिलेगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।